मोर ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी किया और हमने देखा लाइट इंटरफेरेंस जो है वो प्रोड्यूस करती है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने दो लाइट्स को का इंटरफेरेंस जो था वो करवाया और इसके बाद हमने एक पॉइंट पी पे वो कंडीशंस चेक की, कौन सी, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और दूसरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और फिर हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया और उसके मुताबिक हमने देखा कि पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को भी फॉलो कर सकता है। इस कंडीशन में तो ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को फॉलो करेगा तो डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी। अब स्टूडेंट्स, हम देखना चाहते हैं सबसे पहले कि जो बिल्कुल सेंटर है स्क्रीन का और स्क्रीन के सेंटर को हमने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे किस तरह की फ्रिंज जो है प्रोड्यूस हो सकती है। तो आप जरा गौर करें कि ए से अगर ओ तक जो है वो एक लाइट रे आए, ठीक है, इसी तरह से बी से ओ तक लाइट रे आए, तो ए से ओ तक भी जो है वो लाइट रे उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी जितना कि बी से ओ तक, यानी कि कोई पाथ डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। या हम ये कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस यहाँ पे सेंटर पे जीरो होगा। हम लिख लेते हैं एट सेंटर, ठीक है जी। सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर पे पाथ डिफरेंस यहाँ पे हम लिखते हैं एट सेंटर, ठीक है जी, एट सेंटर, ठीक है जी। तो पाथ डिफरेंस यानी कि डी साइन ऑफ थीटा जो है, डी साइन ऑफ थीटा जो है ये जीरो होगा। डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखें कि इसमें स्लिट्स के दरमियान अगर हम डिस्टेंस डी की बात करें तो वो तो जीरो नहीं है। थीटा भी हम देखेंगे कि लाइट रेज ए और बी से, आप जरा गौर करें, ए और बी से लाइट रेज जो हैं वो भी यहाँ पे जो हैं वो जीरो यानी कि जीरो एंगल पे नहीं फॉल आउट कर रही बल्कि किसी ना किसी एंगल पे फॉल आउट कर रही हैं। तो इस तरह से ना तो डी जीरो है ना साइन ऑफ थीटा जीरो है, सिर्फ ये होगा कि ओरिएंटेशन यानी कि थीटा जो है वो दोनों के दरमियान इतना हो जाएगा कि दोनों एक जो है वो दोनों के लिए टोटल थीटा जो है उसका इफेक्ट अगर हम देखें यानी कि अपोजिट होने की वजह से जो है वो जीरो होगा। या हम दूसरी कंडीशन अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ही बात करें, जैसे कि हम कहते हैं कि डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन के मुताबिक इसको हम कहते हैं कि ये अब हमारे पास जीरो है, ठीक है जी। तो अब इसमें अगर हम एम लेमडा की बात करें, ठीक है, एम लेमडा, तो ये जीरो होगा, ठीक है। लेमडा यानी कि वेवलेंथ तो गायब नहीं हो सकती, तो फिर जो है वो क्या जीरो होगा, एम जीरो होगा, ठीक है जी। एम जो कि हमें बताता है कि कितना पाथ डिफरेंस का कितना ऑर्डर जो है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एम जीरो होगा और हम जानते हैं कि अगर हम एन को डिफाइन करें, इंटीजर है ये एक, तो इंटीजर जो है इसकी वैल्यू हम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन लेते हैं। तो यहाँ पे फिर सेंटर पे एम की वैल्यू जो है वो जीरो होगी, ठीक है जी। तो फिर सेंटर पे जो है वो एम जीरो होगा और हम जानते हैं कि अगर जो है वो वेवलेंथ जो है वो जीरो का इंटीग्रल मल्टीपल आए तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही प्रोड्यूस होगा। इस तरह से सेंटर पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट सेंटर, कंस्ट्रक्टिव TRUCTIVE कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट सेंटर। इंटरफेरेंस को मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ, ठीक है जी, इंटरफेरेंस एट सेंटर। तो हमने कंस्ट्रक्टिव की इक्वेशन यूज की है। अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इक्वेशन भी यूज करें, यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे आप अगर m को जीरो भी पुट कर दें तब भी हाफ ऑफ वेवलेंथ जो है वो आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर पे इस केस में यानी कि यंग्स डबल स्लिट में सेंटर पे जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि पाथ डिफरेंस जो है वो जीरो के बराबर आ रहा है। तो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि जो दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में या कंसेक्टिव फ्रिंजेस की अगर हम बात करें तो उनके दरमियान डिस्टेंस कितना बनेगा, ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव फ्रिंजेस, ठीक है जी, बिटवीन कंसेक्टिव फ्रिंजेस यानी कि करीबी CCUTIVE कंसेक्टिव फ्रिंजेस, ठीक है जी, फ्रिंजेस। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि जो ट्राइंगल थी OPC या CPO, इसको यहाँ पे हम जो है वो दोबारा से ले लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास वही ट्राइंगल है, तो इसकी मदद से अब जो है वो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा था कि जरा दोबारा से जो है वो चेक कर लेते हैं
उसी डायग्राम को इनिशियली जो हमने ली थी कि P और O के दरमियान डिस्टेंस जो है वो y है, PO लेंथ जो है ये y है, और CO के दरमियान जो है वो डिस्टेंस L है, यानी कि CO लेंथ जो है वो L है। ठीक है जी, तो यही जो है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये है जी हमारे पास y, ठीक है, और ये है हमारे पास, ये ज़रा जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये y है और ये हमारे पास लेंथ जो है वो L है। ठीक है जी, ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब देखें कि y जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है और L जो है यहाँ पे बेस बना रहा है। ठीक है, तो इसके मुताबिक अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y ओवर l, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो अब इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। ठीक है, पहले तो, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगर जो है वो, अगर हम बात करें d साइन ऑफ थीटा की, ठीक है जी, तो ये है जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अभी हम बात करें इज इक्वल टू m लेमडा। ठीक है जी, तो या हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m लेमडा, सॉरी l नहीं बल्कि लेमडा आएगा यहाँ पे, लेमडा डिवाइड बाय d। ठीक है जी, तो अब स्टूडेंट्स इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अब एक चीज और भी है कि अगर एंगल जो है बहुत स्मॉल हो, और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एंगल जो है वो मतलब बहुत स्मॉल होगा, और फॉर वेरी स्मॉल एंगल यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल, ये ट्रिग्नोमेट्रिकली जो है वो एक आइडेंटिटी यानी कि एक लॉ है, स्मॉल एंगल। तो स्मॉल एंगल्स के लिए साइन ऑफ थीटा जो है स्टूडेंट्स ये बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है थीटा के, और इसी तरह से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan ऑफ थीटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan ऑफ थीटा अगर एंगल जो है वो बहुत स्मॉल हो। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan ऑफ थीटा, यानी कि सेकंड क्वेश्चन को हम दोबारा से इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू m लेमडा डिवाइड बाय d। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स इसको हम थर्ड क्वेश्चन कह लेते हैं, और हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। tan ऑफ थीटा की जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाई थी y ओवर l, तो कंपेयर करने से हमें फिर पता चल जाएगा कि y ओवर l इज इक्वल टू m लेमडा डिवाइड बाय d। ठीक है जी, अब हमने देखा था कि सेंटर पे जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और m 0 है, तो इसके मुताबिक अगर हम फिर सेंटर के मुताबिक पॉइंट P का डिस्टेंस y कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमारे पास आ जाएगा m लेमडा, और l जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ, सॉरी डिवाइड हो रहा है इस तरफ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि m लेमडा l डिवाइड बाय d। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से हम जो है वो पॉइंट P पे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो और दूसरा इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा हो सेंटर पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दूसरा जो है वो सेंटर पे प्रोड्यूस हो रहा हो, तो इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों के दरमियान डिस्टेंस। ठीक है, या हम बात करें कि हमारे पास एक जो है एक ब्राइट फ्रिंज जो है वो बन रही है mth ऑर्डर पे, यानी कि ym इज इक्वल टू m लेमडा l डिवाइडेड बाय d। ठीक है जी, और फिर दूसरी जो बन रही है हमारे पास, इसको हम फिफ्थ क्वेश्चन कह देते हैं। ठीक है जी, और दूसरी जाहिर बात है इसके बाद एक पॉइंट बाद, यानी कि m में एक एडअप होगा तो दूसरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यानी कि दूसरी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो y m प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी फिर m प्लस 1 हो जाएगा इंटू लेमडा l डिवाइड बाय d। ठीक है जी, अब जरा ये फिफ्थ और ये वाली जो क्वेश्चन हमने बनाई है सिक्स्थ, इसको हम जो है वो इन दोनों को सॉल्व करें, यानी कि सब्ट्रैक्ट करें। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम जी, हम करेंगे कि y m प्लस 1 माइनस, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है जी, और माइनस को जो है वो हम जरा यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 1 और माइनस ym। ठीक है जी, ये दो कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में डिस्टेंस है जी, तो यानी कि ym प्लस 1 जो है वो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है, और ym जो है वो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमारे पास फिर ये आ जाएगा लेमडा l डिवाइड बाय d। ठीक है जी, या हम इसको डेल्टा y की फॉर्म में लिख लेते हैं, यही दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये डेल्टा y इज इक्वल टू
लेमडा एल डिवाइड बाय डी। तो दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में स्टूडेंट्स हम जो डिस्टेंस है, दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की यानी कि डार्क फ्रिंजेस की, तो उनके लिए भी जो है वो यही वाला डिस्टेंस, यानी कि उनको भी अगर आप सॉल्व करके देखना चाहें तो उनके दरमियान में भी जो है जो डिस्टेंस बनेगा वो यही बनेगा। तो इस तरह से दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में या दो कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इससे फिर हमें पता चलता है कि दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी, जैसे कि रेड कलर को हम देखें तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो रेड कलर में फिर उनके रेड कलर अगर हम यूज करें तो कंसेक्टिव फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा। और फिर इसी तरह से अगर हम देखें कि स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान में डिस्टेंस एल जो है ये अगर ज्यादा हो जाए तो तब भी फ्रिंजेस के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर स्लिट्स के दरमियान में स्पेसिंग डी जो है ये अगर हम ज्यादा कर दें तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर स्पेसिंग कम कर दें तो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, यानी कि मोर एक्यूरेटली हम जो है वो देख सकते हैं फ्रिंजेस को अगर हम स्पेसिंग कम कर दें। तो ये है स्टूडेंट्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि लाइट की इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करता है।